हम लोग आपदा प्रबंधन के दूसरे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़। और इस चैप्टर से संबंधित पिछले 2 वीडियो में हम आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर बताए थे, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग पिछला दोनों क्लास नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो में आपके किताब में जितने सारे भी प्रश्न हैं, चाहे वह लघु उत्तरीय का हो या फिर दीर्घ उत्तरीय का हो, हर एक प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल भाषा में, सिंपल भाषा में समझा करके बताएंगे। तो यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम आपको लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे, जो कि आपके परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाता है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाढ़ कैसे आती है, स्पष्ट करें। यदि आप लोग पिछला दोनों क्लास देखे होंगे तो उसमें हम इतने सारे क्वेश्चन का आंसर बता चुके हैं कि आपके किताब वाले सारे प्रश्न देखते के साथ ही बन जाएंगे। लेकिन यदि आप लोग पिछला दोनों क्लास नहीं देखे हैं तो सबसे पहले देख लीजिएगा। लेकिन यहां पर भी हम आपको जितने सारे भी क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको तुरंत याद हो जाएंगे। लेकिन आप लोग इसे शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न है कि बाढ़ कैसे आती है, स्पष्ट करें। तो बाढ़ के बारे में तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी यहां पर एक बार फिर से बताते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि मानसून की अनिश्चितता। अनिश्चितता कहने का मतलब होता है कि समय से न आना। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब हमारे देश में जो मानसून आता है वह समय से नहीं आता है, आगे पीछे आता है, यानी कि निश्चित समय पर नहीं आता है। उसे ही हम लोग मानसून की अनिश्चितता बोलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि मानसून की अनिश्चितता अधिक वर्षा अथवा नदियों के जल स्तर में उठान आ जाने के बाद ये वर्षा जल स्थल मार्ग की ओर तेजी से बढ़ने लगती है तथा अपने रास्ते में आने वाले सारे रुकावटों को बहाकर ले जाती है अथवा सभी जगह जलमग्न कर देती है। इसे ही हम लोग बाढ़ कहते हैं। बाढ़ का परिभाषा हम आपको पिछले क्लास में भी बताए थे, यदि आप लोग देखे होंगे तो वहां से भी आपको जरूर याद होगा। तो यहाँ पर हम आपको बाढ़ के बारे में बता दिए कि बाढ़ कैसे आती है। आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि आप लोग सेम टू सेम इसी तरह से परीक्षा में लिखते हैं तो आपको 2 नंबर पूरा मिलेगा। यहां पर लिखा हुआ है कि बाढ़ की अनिश्चितता अधिक वर्षा अथवा नदियों में जल स्तर में उठान आ जाने के कारण। देखिए, उठान कहने का मतलब होता है कि नदी का जल स्तर बढ़ जाता है, उसके कारण यह जो वर्षा का जल होता है यह स्थल मार्ग की ओर तेजी से बढ़ने लगता है, यानी कि गांव शहर की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है तथा अपने रास्ते में आने वाले हर एक रुकावट को बहा करके लेके चला जाता है और सभी जगह जलमग्न कर देता है। उसे ही हम लोग बाढ़ कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन आप लोग जरूर समझ गए होंगे। यहां पर एक पॉइंट और चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, जिसमें लिखा गया है कि वर्ष 2008 में भारत नेपाल की सीमा पर कुशहा के पास जो तटबंध टूट गया था, उसके कारण कोसी में बहुत ज्यादा बाढ़ आ गया था और इसमें करीब करीब बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इस वजह से यहां पर 2008 का जो बाढ़ है इसे लोग जरूर याद रखते हैं और आपके परीक्षा में भी पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि बाढ़ से होने वाली हानियों की चर्चा करें। यानी कि बाढ़ से हमें क्या क्या नुकसान होता है, इस नुकसान के बारे में लिखना है। तो इसका जवाब होगा कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। हम आपको बता चुके हैं कि प्राकृतिक आपदा में कौन कौन आता है और मानव जनित आपदा में कौन कौन आता है। तो बाढ़ के बारे में हम आपको समझा चुके हैं कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और बाढ़ के आने के बाद तथा इसके पानी निकल जाने के बाद भी कई प्रकार की हानियां और समस्याएं पैदा होती है। यानी कि बाढ़ आया तब तो नुकसान होता ही है, हानि होता है, लेकिन जब बाढ़ का पानी निकल जाता है उसके बाद भी बहुत सारे समस्या हमको झेलना पड़ता है। उसी समस्या के बारे में यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला नंबर समस्या है कि बाढ़ आने के बाद बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में फसलों, मानव समुदाय, पशुधन की अपार क्षति होती है। यानी कि फसल की तो क्षति होती ही है, साथ ही साथ मानव समुदाय की भी क्षति होती है और पशुधन की भी अपार क्षति होती है। उसके बाद दूसरा हो जाएगा कि मानव समुदाय का जीवन अस्त व्यस्त तो होता ही है, साथ में पेयजल, भोजन, आवास,
शिक्षा, रोजगार आदि सारे एक साथ प्रभावित हो जाते हैं। यानी कि जब बाढ़ का समस्या आता है तो पेयजल यानी कि पीने वाला जो पानी होता है सबसे बड़ा समस्या तो उसका हो जाता है, साथ ही साथ भोजन का भी समस्या हो जाता है, रहने के लिए आवास का समस्या हो जाता है, सारे स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं तो शिक्षा का भी समस्या है, जितने सारे भी रोजगार लोग करते हैं वह रोजगार ठप पड़ जाता है, इसलिए रोजगार का भी समस्या है। यानी कि मानव के सारे जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाते हैं। उसके बाद तीसरा कि बाढ़ के पानी निकलने के बाद महामारी फैलने का डर रहता है। यानी कि जब बाढ़ का पानी निकल जाता है उसके बाद बहुत सारी छोटे छोटे बीमारी फैल जाते हैं या फिर बड़े स्तर पर महामारी भी फैलता है। इस वजह से हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि जब बाढ़ का पानी निकल जाए तो सभी जगह पर ब्लीचिंग पाउडर यानी कि DDT पाउडर का छिड़काव जरूर करना चाहिए ताकि महामारी से बचा जा सके। तो उम्मीद करते हैं कि बाढ़ से होने वाले नुकसान के बारे में, समस्या के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। तो दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो गया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और तीसरा नंबर प्रश्न बताते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों को लिखें। यानी कि बाढ़ से हम लोग कौन कौन सा सावधानी अपनाएंगे कि बच सकते हैं, इसी प्रश्न का जवाब देना है। बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों को लिखें। तो इसका जवाब होगा कि बाढ़ से सुरक्षा हेतु सबसे पहले इसके बचाव अथवा पूर्व सुरक्षा के अनुसार अपने आप को व्यवस्थित रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी पूर्व सुरक्षा कहने का मतलब होता है कि यदि पहले से यह आभास हो जाता है कि हाँ बाढ़ आने वाला है तो उस हिसाब से अपने आप को व्यवस्थित कर लेना चाहिए। और जिस क्षेत्र में सामान्यतः बाढ़ आते रहते हो वहां खाने पीने के कुछ सामग्रियां, सूखे भोज्य पदार्थ, लाइफ जैकेट, गम बूट, टॉर्च, फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स कहने का मतलब आप लोग जानते हैं जिसमें प्राथमिक उपचार का कुछ सामान होता है। यह सभी सामान को लेकर के सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। और बाढ़ में सुरक्षा हेतु हमें पहले से ही किसी सुरक्षित और ऊंचे स्थान का चयन कर लेना चाहिए। अब ऊंचे स्थान का चयन इसलिए होता है ताकि वहां तक बाढ़ का पानी न पहुंच सके। और संभव हो तो अपने पास ट्यूब जरूर रखना चाहिए। जो गाड़ी वाला ट्यूब होता है वह सारे ट्यूब में हवा भर करके जरूर रखना चाहिए क्योंकि वह हमें बाढ़ से जरूर सुरक्षा दिलाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि जब ट्यूब के साथ आप लोग पानी में कूदते हैं तो वह कभी डूबने नहीं देता है। इस वजह से यदि संभव है तो अपने पास ट्यूब जरूर रखना चाहिए और छोटे छोटे नाव बना करके रख लेना चाहिए ताकि बाढ़ से हम बच सकें, बाढ़ के पानी से बच सकें, बाढ़ में न डूबें। तो उम्मीद करते हैं कि बाढ़ से हमें कौन कौन सा सावधानी बरतना चाहिए इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम ज़्यादा नहीं समझा रहे हैं इसलिए क्योंकि सारे क्वेश्चन का आंसर हम आपको पिछले 2 वीडियो में समझा चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन आ गया है जिसके वजह से हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको यह न लगे कि हाँ सर किताब वाला क्वेश्चन नहीं बताते हैं, सिर्फ बाहर से ही बताते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर NCERT बुक से बताइए, इसलिए NCERT बुक को हम क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए तो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताइए। यानी कि बाढ़ नियंत्रण के लिए कौन कौन सा उपाय हो सकता है इसी के बारे में लिखना है। तो इसका जवाब होगा कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा पूर्व सूचना देकर आती है। यानी कि बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो कि पहले से ही सूचना दे देती है कि हाँ भाई हम आने वाले हैं। अतः लोग बाढ़ नियंत्रण हेतु निम्नलिखित उपाय पहले से अथवा बाढ़ आने के बाद कर सकते हैं। यानी कि यदि पहले संभव है तो आप पहले भी यह नियंत्रित उपाय कर लें, या फिर अगर बाढ़ आने के बाद संभव है तो बाढ़ आने के बाद भी आप लोग यह सारे उपाय जरूर कर लें। जिसमें सबसे पहला है कि बाढ़ के विनाश लीला को रोकने के लिए बांध और जो तटबंध होते हैं इसे बनाने का काम ईमानदारी पूर्वक किया जाए। ईमानदारी पूर्वक हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि आजकल के जो इंजीनियर और ठेकेदार हैं वह पैसा बचाने के चक्कर में इतना कमजोर बांध बना देते हैं कि पानी के एक झटके ही उसे अपने साथ बहा करके लेकर चला जाता है। इस वजह से हम यहाँ पर मेंशन किए हैं कि बाढ़ के विनाश लीला को रोकने के लिए बांध और तटबंध बनाने का काम ईमानदारी से होना चाहिए। उसके बाद दूसरा, बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि बाढ़ का पानी यदि आ जाए तो फिर बाढ़ का पानी कैसे बाहर निकलेगा इसका भी उचित व्यवस्था होना चाहिए।
उसके बाद तीसरा, मकानों की नींव तथा दीवार सीमेंट और कंक्रीट की होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि मिट्टी का घर बनाते हैं। तो अगर बाढ़ का पानी आ जाता है तो मिट्टी का घर तो तुरंत ढह जाएगा, टूट जाएगा। इस वजह से जो मकानों का नींव है, खास करके जो नीचे वाला होता है, उसका जो है वह दीवार से बनाना चाहिए, सीमेंट से बनाना चाहिए, और कंक्रीट का है तो सबसे ज्यादा बेहतर है। इस वजह से मकान की नींव हमेशा मजबूत होना चाहिए। और चौथा, बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में यह अति आवश्यक है कि भवन स्तंभ पर आधारित होने चाहिए। स्तंभ जिसका कहने का मतलब पिलर होता है, क्योंकि गांव में अभी भी बहुत सारे वैसे मकान बनते हैं जिसमें पिलर का यूज नहीं होता है, यानी कि बिना पिलर का घर बनता है। तो ऐसे घर जल्दी टूट जाते हैं, जल्दी ढह जाते हैं, पानी में बह जाते हैं। तो इस वजह से जितने सारे भी नए घर का निर्माण हो वह स्तंभ पर आधारित होने चाहिए, और स्तंभ की गहराई काफी होने के साथ साथ निचला स्तर खाली होना चाहिए। यानी कि स्तंभ ऐसा नहीं कि सिर्फ जमीन में 1-2 हाथ कर दिए और उसके बाद छोड़ दिए 1-2 फीट करके, नहीं, कम से कम जमीन में 5 से 10 फीट के बीच आपका गहराई होना चाहिए, तभी आपका मकान सुरक्षित बच सकता है। तो इस वजह से बाढ़ आने के पहले और बाढ़ आने के बाद हम कौन कौन सा उपाय कर सकते हैं जिससे कि बाढ़ से बचा जाए। तो यदि आप लोग यह 4 उपाय करते हैं, चारों के बारे में हम आपको बता दिए, तो आप लोग बाढ़ से अवश्य बच सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि चौथा नंबर क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूखे की स्थिति को परिभाषित करें, यानी सुखाड़ के बारे में लिखना है। और सुखाड़ के बारे में हम आपको पिछले वीडियो में सबसे अंतिम क्वेश्चन बताए थे कि सुखाड़ क्या है, सुखाड़ से कैसे बचा जा सकता है, और सुखाड़ के बारे में हम आपको पिछले क्लास में ही बताए थे कि सुखाड़ से हमें क्या क्या परेशानी होती है, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो सुखाड़ के बारे में भी हम आपको पिछले क्लास में बताए थे, लेकिन यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन, तो इसको भी हम जरूर देख लेते हैं। इसका जवाब लिखेंगे कि सामान्यतः वर्षा की कमी अथवा मिट्टी में नमी की समाप्ति के बाद फसलों का विनाश होना, साथ ही साथ पेयजल की समस्या, भूमिगत जल स्तर का नीचे जाना ही सुखाड़ कहलाता है। यानी सुखाड़ का सबसे प्रमुख पहचान है कि जितने सारे भी फसल है, फसल समाप्त हो जाएगा। अब फसल इसलिए समाप्त होता है क्योंकि मिट्टी में से नमी की मात्रा खत्म हो जाती है। उसके साथ साथ जो पीने वाला पानी होता है उसकी बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाती है, समस्या होता है, पानी नहीं मिलता है। उसके साथ साथ भूमिगत जल स्तर जो होता है, यानी कि हमारे धरती के अंदर जो जल है वो अब काफ़ी नीचे चला जाता है, यानी कि भूमिगत जल स्तर नीचे चला जाता है, और ऐसे स्थिति को ही हम लोग सुखाड़ कहते हैं। और सूखे की स्थिति में क्या क्या कमी होता है इसके बारे में आप लोग देख लीजिए। तो सबसे पहला, यदि सुखाड़ आता है तो सबसे पहले खाद्यान्न की कमी हो जाएगी, यानी कि जो खाने पीने वाला सामान है उसकी कमी हो जाएगी। दूसरा, पेयजल की कमी हो जाएगी। तीसरा, मवेशियों के लिए चारे की कमी हो जाएगी। और चौथा, भूखमरी जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। और वर्तमान भारत में 77 जिले की पहचान सुखाड़ प्रभावित क्षेत्र में की गई है। यानी कि हमारे इस भारत में जितने सारे भी राज्य हैं उसमें 77 जिला मुख्य रूप से ऐसा है जो कि सुखाड़ प्रभावित क्षेत्र है, यानी कि जहां सबसे ज्यादा सुखाड़ होता है, जहां बारिश सबसे कम होता है। तो उम्मीद करते हैं कि सुखाड़ के बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे कि सूखे की स्थिति क्या होती है। उसके बाद छठा प्रश्न है कि सुखाड़ के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं, इसका वर्णन करना है। यह जितने सारे भी प्रश्न हैं आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसके पिछले वाले 2 क्लास में हम आपको जितने सारे भी क्वेश्चन बताए वह आपके परीक्षा के लिए मोस्ट वीपीआई है, यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए, सुखाड़ के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसका जवाब होगा कि सुखाड़ भी बाढ़ की जैसी पूर्व सूचना देकर आने वाली प्राकृतिक आपदा है। यानी जिस प्रकार से बाढ़ आने के पहले ही हमको संकेत मिल जाता है कि हाँ भाई बाढ़ आने वाला है, उसी प्रकार से सुखाड़ का भी संकेत पहले से मिल जाता है। यानी कि सुखाड़ भी बाढ़ के जैसी पूर्व सूचना देकर आने वाली प्राकृतिक आपदा है। और सुखाड़ के लिए जिम्मेदार कारक इस प्रकार है, जिसमें सबसे पहला होगा कि वर्षा की भारी कमी के कारण सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो सबसे प्रमुख कारक जो है वह सुखाड़ का है वर्षा की भारी कमी, यानी कि अगर बारिश नहीं हुआ तो सुखाड़ की स्थिति तय है।
और दूसरा हो जाएगा कि हम मानवों द्वारा वृक्षों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, जल की बर्बादी बहुत जोर शोर से हो रहा है, वर्षा जल का संचयन हम लोग नहीं करते हैं। तो यह जितने सारे भी कारक हैं यह सुखाड़ के लिए जिम्मेदार कारक हैं। यानी कि हम लोगों को इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए, पेड़ पौधे को बचाना चाहिए, जल को बचाना चाहिए, वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। इस प्रकार से यह जितने सारे भी कारक हैं यदि हम लोग इस पर ध्यान देते हैं तो सुखाड़ से बचा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे कि सुखाड़ के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं। उसके बाद 7वां प्रश्न है कि सुखाड़ से बचाव के तरीकों का उल्लेख करें कि सुखाड़ से कैसे बचा जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है कि भूमिगत जल का उपयोग आवश्यकता से अधिक नहीं करना चाहिए। यानी कि हमारे धरती के अंदर जो भी जल अभी बच रहे हैं उसका सीमित उपयोग करना चाहिए, जितना उपयोग है उतना ही पानी का बर्बादी करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अंधाधुंध पानी का बर्बादी करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद दूसरा है कि वर्षा जल को नहर, पईन और आहर में मानव निर्मित जल प्रवाहक के द्वारा जोड़ देना चाहिए। यानी कि हमारे जितने सारे भी वर्षा होते हैं हमारे के यहाँ, उन सभी वर्षा के पानी को नहर में, पईन में और आहर में जमा करके रखना चाहिए और उसी से सिंचाई करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद तीसरा, सिंचाई हेतु ड्रिप छिड़काव या सीढ़ीनुमा सिंचाई का उपयोग करना चाहिए, जिससे भूमिगत जल की अवस्था यथासंभव बनी रहेगी। यानी ड्रिप सिंचाई के बारे में बोला जा रहा है। ड्रिप सिंचाई कहने का मतलब होता है कि ड्रिप विधि के द्वारा सिर्फ पौधों के जड़ों में पानी दिया जाता है, बाकी जगहों पर पानी नहीं दिया जाता है, तो उसे ही हम लोग ड्रिप सिंचाई बोलते हैं। तो बोला जा रहा है कि ड्रिप सिंचाई या फिर सीढ़ी नुमा खेती हमें करना चाहिए। उसके बाद चौथा है कि वाटर शेड प्रबंधक के अंतर्गत भूमिगत जल स्तर को बढ़ावा दिया जाए। यानी कि जो हमारे धरती के अंदर नीचे जो जल है, जो भूमिगत जल है, उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर मुख्य रूप से 4 पॉइंट हम आपको बताए, जिस 4 पॉइंट की मदद से सुखाड़ से बचा जा सकता है। तो सुखाड़ से बचाव के कौन कौन सा उपाय है इसके बारे में हम आपको बता दिए। ऐसे इसके बारे में विस्तार से हम आपको पिछले क्लास में बताए थे। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मुख्य रूप से आपके किताब में यही 7 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया था, जिसका जवाब हम आपको बता दिए। अब इसके बाद दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय में सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। तो बिहार में बाढ़ की स्थिति क्या है इसके बारे में हम आपको पिछले क्लास में बताए थे। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार हम पढ़ देते हैं। बस सिर्फ पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यदि पिछला क्लास देखे हैं तो यह वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर जानते होंगे। तो कह रहा है कि बिहार बाढ़ के लिए पूरे भारत में विख्यात है। शायद ही कोई ऐसा वर्ष रहा हो जिस वर्ष उत्तरी बिहार वासियों ने बाढ़ का दशा न झेला हो। कभी कभी तो बाढ़ का प्रकोप उत्तरी और दक्षिणी दोनों क्षेत्रों को अपने आगोश में ले लेती है। उदाहरण स्वरूप 2008 की घटना, यानी कि 2008 में इतना भयंकर बाढ़ आया था कि उत्तरी बिहार तो पूरा डूब ही गया था, साथ ही साथ दक्षिणी बिहार में भी बहुत जबरदस्त बाढ़ आया था। तो यहाँ पर 2008 का उदाहरण दिया जाता है। अब उसके बाद कह रहा है कि बाढ़ की स्थिति का वर्णन। तो बाढ़ आते ही कोसी का जल जो 7 धाराओं से बहते हुए आती है, तो सारे मानव समुदाय, पशु पक्षी, धन जन को प्रभावित करती है। भारत सरकार और बिहार सरकार ने बाढ़ के विनाश लीला को रोकने के लिए बांध और तटबंध का निर्माण करवाया है, परंतु जल निकासी की पूर्ण व्यवस्था न होने से अपने जल के बहाव में हम बिहार वासियों का सब कुछ प्रवाह कर देता है और बाढ़ खत्म होने पर भोजन की कमी हो जाती है, पेयजल की समस्या हो जाती है, पशुओं के लिए चारा कम हो जाता है, रोजगार जो जितने सारे भी रोजगार करने वाले लोग हैं वह बेरोजगार हो जाते हैं, सारे के सारे चीज खत्म हो जाते हैं और बिहार में बहुत बड़ी आर्थिक संकट आ जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि इसके बारे में आप लोग पिछले क्लास में भी विस्तार से समझे होंगे। इससे ज्यादा विस्तार से हम आपको पिछले क्लास वाले वीडियो में बताए थे। तो यदि आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाढ़ के कारणों एवं इसकी सुरक्षा संबंधी उपायों का विस्तृत वर्णन करें। तो इसका जवाब लिखेंगे कि बाढ़ आने के मुख्य कारण नदियों की तली में अवसाद का जमना, जिसके बारे में हम आपको पिछले क्लास में बताए थे, अत्यधिक वर्षा का होना अथवा एकाएक किसी वजह से नदियों के जल स्तर में वृद्धि हो जाने के बाद स्थलीय क्षेत्रों में पानी घुस जाता है और इसे ही हम लोग बाढ़ आने का मुख्य कारण कहते हैं। यानी कि बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा
कि नदियों में बाढ़ आने का सबसे मुख्य कारण क्या है, तो नदी की तली में अवसाद का जमना। आप लोग ध्यान रखिएगा। और आगे कह रहा है कि बाढ़ के सुरक्षा संबंधी उपाय यहाँ पर कौन कौन सा है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला उपाय है कि केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा ऐसे उपाय किए जाएं जिससे नदी की तली में अवसाद का जमाव न हो, क्योंकि अवसाद ही तटबंधों को तोड़ने के लिए सबसे बड़े कारक हैं। यानी कि नदी के सतह पर यदि अवसाद नहीं रहेगा तो पानी बहते चला जाएगा, बाढ़ आने का कोई संभावना ही नहीं है, बांध को नहीं तोड़ेगा। लेकिन अगर नदी में अवसाद है, कूड़ा कचरा है, बालू मिट्टी से नदी भरा हुआ है, तो फिर तटबंध को तोड़ देगा और बाढ़ आ जाएगा। तो सबसे पहला कारण यही हो जाएगा जिससे कि हमें बचना चाहिए। उसके बाद दूसरा है कि बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों के लोगों को तैराकी का प्रशिक्षण देना चाहिए तथा गांव के पंचायत और विद्यालयों में स्विंग जैकेट की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को बाढ़ से सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। यानी कि गांव में जितने सारे भी विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, पंचायत है, वहां पर स्विंग जैकेट का प्रयोग करना चाहिए। स्विंग जैकेट जरूर रखना चाहिए, ताकि अगर एकाएक बाढ़ आ भी जाए, पानी बहुत ज्यादा आ जाए, तो लोगों को जैकेट पहना करके छोड़ दिया जाए ताकि लोग पानी में न डूबे। तो दूसरा उपाय भी आप लोग जरूर जान गए होंगे। अब उसके बाद तीसरा है कि आम लोगों को बाढ़ की सूचना के बारे में पहले से ही सूचना दे करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा देना चाहिए, अथवा किसी नियत स्थान पर स्वयं पहुंचने का आग्रह करवा देना चाहिए, ताकि बाढ़ आने के पहले ही लोग ऊंचे स्थान पर चले जाएं, सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, जिससे कि लोग बाढ़ में डूबने से बच सकते हैं। और उसके बाद चौथा है कि बाढ़ की विविधता को देखते हुए सारे भेदभाव भूल करके एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यानी कि कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो उस समय जात पात नहीं देखा जाता है, सामाजिक भेदभाव नहीं देखा जाता है, उस समय हमें एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग जरूर समझ गए होंगे, जिसमें कह रहा था कि बाढ़ के कारणों एवं इसकी सुरक्षा संबंधी उपायों का विस्तृत वर्णन करें। तो इसके बारे में आप लोग जरूर समझ गए होंगे। अब उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि इस चैप्टर का सबसे आखिरी क्वेश्चन है और दीर्घ उत्तरीय का भी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कह रहा है कि सुखाड़ के कारणों एवं इसके बचाव के तरीकों के बारे में विस्तृत वर्णन करना है। तो सुखाड़ के बारे में भी हम आपको पिछले क्लास में बताए थे, चलिए यहाँ पर एक बार फिर से बताते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग सुखाड़ के कारण के बारे में जान लेते हैं कि सुखाड़ का कौन कौन सा कारण है। तो सबसे पहला है कि वर्षा की भारी कमी के कारण सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी कि यदि बारिश की कमी होती है, वर्षा उचित मात्रा में नहीं होता है, तो फिर सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद दूसरा, लगातार फसल उत्पादन अथवा मिट्टी के नमी के कम होने के कारण भी सुखाड़ का कारण हो जाता है। यानी कि अगर मिट्टी से नमी भाग जाता है तो उसे भी हम लोग सुखाड़ की स्थिति ही घोषित करते हैं। उसके बाद तीसरा, अधिक पशु चारण, यानी कि हम लोग पशु को बाहर में ले जा करके चराते हैं, तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि अधिक पशु चारण अथवा वनों की कटाई के फलस्वरूप बाष्पीकरण की क्रिया तेजी से होती है और सुखाड़ जैसी प्राकृतिक आपदा हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है। यानी कि अधिक पशुचारण पर भी हमें नियंत्रित करना चाहिए और वनों की कटाई पर तो सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर 3 प्रमुख कारण हम आपको बताए। अब तीनों से बचने का क्या तरीका है, इसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर बताते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला कारण है कि सुखाड़ की समस्या से बचाव के लिए वर्षा जल संग्रहण की तकनीक अपनाना सबसे ज्यादा लाभकारी है। यानी कि वर्षा के जल को कैसे जमा करके रखा जाए, कैसे संग्रहित किया जाए, इसके बारे में प्रशिक्षण देना, इसके बारे में जानना सबसे ज्यादा लाभकारी है। अब इसके बाद दूसरा बचाव का तरीका है कि नहर, पाइन और आहर मानव निर्मित जल प्रवाह का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए या फिर निर्माण करना चाहिए। और सिर्फ निर्माण ही नहीं करना चाहिए, अगर संभव हो तो बड़ी और सदाबाहिनी नदियों से जोड़ भी देना चाहिए। सदाबाहिनी नदी कहने का मतलब कि जिसमें सालों भर पानी बहता हो, और वैसी नदी से यदि हमारा नहर जुड़ जाएगा तो हमारे पास पानी सालों भर रहेगा और कभी सुखाड़ का समस्या नहीं होगा। तो इस वजह से सदाबाहिनी नदी से नहरों को जोड़ दिया जाना चाहिए ताकि फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके। यदि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो पिछला दोनों वीडियो देख लीजिएगा, सारे दिक्कत दूर हो जाएंगे। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में इसके अगले वाले चैप्टर को पढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,
धन्यवाद।